वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 24 नवंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये जानकारी है प्रारंभ 3 के बारे में। यूं तो इन कोर्सेज की फीस काफ़ी नॉमिनल रखी जाती है, कोशिश की जाती है कि आपके लिए अफोर्डेबल बने रहें, लेकिन फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स डिस्काउंट की डिमांड करते हैं। इसी बात को संज्ञान में लेकर फ्राइडे यानी कि 26 ऑफ नवंबर को 1 घंटे के लिए डिस्काउंट ओपन किया जाएगा। दैट विल बी फ्रॉम 11 AM टू 12 PM। 1 घंटे के लिए ओपन रहेगा। एक बात आप और भी ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ 3 में इनरोल होने की जो लास्ट डेट है वो भी 26 ऑफ नवंबर ही है। तो अगर आपको ये सूटेबल लगता है तो आप इस ड्यूरेशन में जो भी डिस्काउंट होगा उसे अवेल करके खुद को इनरोल कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो मातोसिन्होस मैनिफेस्टो के बारे में है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी काउंसिल ने अभी इसे अप्रूव किया है ताकि यूरोप की स्पेस में प्रेजेंस को एक्सेलरेट किया जा सके, यानी कि बढ़ाया जा सके। दुनिया भर के देश स्पेस में अपनी एक्टिविटीज को एनहेंस कर रहे हैं। यूरोप खुद को कैसे पीछे रखे? उन्होंने कहा चलो अभी कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहे, लेकिन कोई मैनिफेस्टो तो तैयार कर ही लेते हैं। आपस में मिल बैठ के बातचीत करते हैं और प्लान बनाते हैं कि आगे क्या करना है। तो मातोसिन्होस मैनिफेस्टो काइंड ऑफ प्लान है कि यूरोप स्पेस में अपनी प्रेजेंस को कैसे इनहेंस करेगा, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे आने वाले समय में। अब यहां मातोसिन्होस का क्या मतलब है? मातोसिन्होस एक्चुअली में एक लोकेशन है जो आपको पुर्तगाल में मिलेगी। पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है। अच्छा, दिखाना पड़ेगा कहां पे है, कोई बात नहीं है, देख लीजिए। ये है यूरोप का मैप। यहां पे आपको फ्रांस दिख रहा है, ये है स्पेन और ये है पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल दोनों ही इबेरियन पेनिनसुला पे हैं। ये जो पेनिनसुला है जिसकी तरफ 3 ओर पानी है, इस पर ही पुर्तगाल सिचुएटेड है। यहीं पर एक लोकेशन है मातोसिन्होस, जहां पर इस पूरे मैनिफेस्टो को तैयार किया गया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी काउंसिल के जो 22 मेंबर्स हैं उन्होंने इस पर साइन किया। यूरोप स्पेस में अपनी प्रेजेंस को एक्सेलरेट करेगा। क्यों एक्सेलरेट करेगा या कैसे एक्सेलरेट करेगा? जो एक्सेलरेट करने का मैकेनिज्म होगा वो कुछ ऐसा होगा कि आने वाले समय में हमारी सोसाइटी, इकोनॉमी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पर हमें जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं, यूरोप खुद के लिए और अपने सिटीजन्स के लिए स्पेस के डोमेन में उसका सॉल्यूशन ढूंढ सके। जो रिजोल्यूशन है वो 3 एक्सेलरेटर्स डिफाइन करता है जो यूरोप के स्पेस एम्बिशंस को डिफाइन करेंगे कि अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो 3 दिशा निर्देश है, मैं आपको बता देता हूं। पहला एक्सेलरेटर है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्पेस फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, इस स्लोगन के साथ या फिर इस मोटो के साथ काम करेगा। स्पेस फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, इसका क्या मतलब हुआ? वर्तमान में जो अर्थ की प्रॉब्लम्स हैं, जहां पर हम ग्लोबल वार्मिंग, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स इन्हें फेस कर रहे हैं, हम स्पेस में किस तरीके से एडवांस करें कि आने वाले समय में हम धरती पर एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए सॉल्यूशन ढूंढ सकें। जो हमारा नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का टारगेट है 2050 का, उसे भी इसके साथ अलाइन करने की कोशिश की जाएगी। सेकेंड एक्सेलरेटर है रैपिड और रिजिलियंट क्राइसिस रिस्पॉन्स। हम कई सारे इन्वायरमेंटल क्राइसिस आज फेस करते हैं। सरकारें कैसे यूरोप की या फिर दुनिया के अन्य देशों की भी, स्पेसिफिकली यूरोप की बात करते हैं, जैसे कि फ्लडिंग, स्टॉर्म, वाइल्ड फायर्स, जंगलों की आग, इनसे हम कैसे अच्छे से काउंटर कर सकते हैं या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर हमें इन इवेंट्स के बारे में पहले जानकारी हो, इसके लिए हम स्पेस का यूज कर सकते हैं। इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए तो हम अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तीसरा एक्सेलरेटर है प्रोटेक्शन ऑफ स्पेस एसेट। स्पेस में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वहां पर स्पेस डेब्रिस एक बहुत बड़ी समस्या है। जो सैटेलाइट्स हम यहां से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए स्पेस में छोड़ते हैं, वो कुछ समय के बाद डेब्रिस में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो डाइफंक्शनल हो जाते हैं। वो डेब्रिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है और जो एसेट जैसे कि सैटेलाइट्स या जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं, उनसे उनके टकराने का खतरा बना रहता है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेगा, ये भी उनका एक पॉइंटर होगा, एक्सेलरेटर होगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1975 में इसे बनाया गया था। इसमें टोटल 22 मेंबर स्टेट्स हैं। हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन फिर भी मैं इन 22 देशों के नाम तो आपके सामने जरूर से लूंगा। वो हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्लोवानिया, लातविया, लिथुआनिया। ये तीनों एसोसिएट मेंबर हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां पे दे दी।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस फॉर 2021 के बारे में है। प्रथम, ये नाम हो सकता है आपने पहले भी सुना हो। ये एक बहुत ही प्रीमियर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। इन्हें 2021 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इसे आप पूरी तरीके से द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट कह सकते हैं। इसे 1986 में इंस्टीट्यूट किया गया था। हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनकी मेमोरी में एक जो ट्रस्ट है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, उन्होंने ही इस प्राइज को इंस्टीट्यूट किया था। जिसे भी ये प्राइज दिया जाता है उन्हें 25 लाख रुपए का एक मॉनेटरी साइटेशन भी दिया जाता है। जो अवार्ड है वो किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। क्यों दिया जाता है? किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ने अगर दुनिया में पीस डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए काम किया, या फिर कोई ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरी की जो इंसानियत के बेटरमेंट के लिए या फ्रीडम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हो, या फिर कोई नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर तैयार किया है, ऐसे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को यह प्राइज दिया जा सकता है। प्रथम बात करते हैं 1995 में इसे फारिदा लैम्बेजी और डॉक्टर माधव चवन जी के द्वारा मुंबई में स्टैब्लिश किया गया था। प्रथम ने शुरू में मुंबई के स्लम एरियाज में काम करना शुरू किया। वहां पर बच्चों का एजुकेशन इनका फोकस एरिया रहा। कई सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे थे उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस एंटिटी ने एजुकेट करना शुरू किया, या वो बच्चे जो कमजोर रह जा रहे थे उन्हें काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एजुकेशन दी गई। इनकी एक बहुत ही प्रीमियर रिपोर्ट है, एसर नाम है। हो सकता है प्रथम का आपने इसके पहले नाम इसी रेफरेंस में सुना हो, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये 6 लाख रूरल इंडिया के बच्चों पर ये पूरा असेसमेंट करते हैं। इनका असेसमेंट केवल इंडिया तक सीमित नहीं है। ये 3 कॉन्टिनेंट के 14 देशों में जो इनका असेसमेंट है वो एजुकेशनल आउटकम और लर्निंग डेफिशिएंसीज को इवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड 2021 के बारे में है। टीवी और रेडियो शोज प्रोड्यूस करने वाले दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को हाल ही में कई सारे अवार्ड्स दिए गए। एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021, जो कि मलेशिया के कोलालंपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहां पर एबीयू का क्या मतलब है? एबीयू का मतलब है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। एक्चुअली में इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया यूनेस्को के द्वारा एबीयू के साथ मिलकर। उनका एक इनिशिएटिव है टुगेदर फॉर पीस, T4P इनिशिएटिव। क्या है ये इनिशिएटिव, ये भी समझ लेंगे। इस अवार्ड को देने का उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य ये रहता है कि जो जर्नलिज्म है वो इंडिपेंडेंट हो, एथिकल हो और सिटीजन सेंट्रिक हो। मीडिया लोगों को लिटरेट करे वेरियस इश्यूज के बारे में और पॉजिटिव पीस बिल्ड करे। कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव पीस। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। तो इसकी लिटरेसी के लिए अगर कोई मीडिया हाउस कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसे अवार्ड दिया जाता है। पॉजिटिव पीस का क्या मतलब है? देखिए, एक तो होता है पीस। पीस का मतलब है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वॉर ना हो, लड़ाई ना हो और लोग शांति से अपना जीवन जिए, वो है पीस। लेकिन पॉजिटिव पीस इससे थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव पीस में हम ना केवल कॉन्फ्लिक्ट और वॉर की एब्सेंस की बात करते हैं, फर्दर इस बात को भी फोकस में लिया जाता है कि जो सोसाइटी है वो इक्विटेबल और फेयर हो, जहां पर हर व्यक्ति को एक समान भाव से देखा जाता हो और हर व्यक्ति को वो मिलता हो जो ड्यू है उसके लिए, जो उसका अधिकारी है। मतलब उन्हें एक रेस्पेक्टफुल प्लेस मिले सोसाइटी में और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। ऐसी स्थिति को कहा जाता है पॉजिटिव पीस। आप ऐसे वगैरह में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। जो अवार्ड है वो किसी इनोवेटिव या क्रिएटिव कंटेंट के लिए दिया जाता है जो लोगों को इन्फॉर्म या एजुकेट करता हो, पॉजिटिव पीस को बिल्ड करता हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में कारगर हो, या फिर कोविड-19 पैंडेमिक के बाद बेटर बैक के लिए कुछ काम कर रहा हो, हम वापस से पुरानी स्थिति में और बेहतर तरीके से आ सके। T4P इनिशिएटिव की बात करते हैं। यूनेस्को का इनिशिएटिव है। इन्होंने कोलैबोरेट किया जापान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और थाईलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर और इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इनका एम है बिल्ड एंड सस्टेन पॉजिटिव पीस इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो यहां पर भी इनका मोटो पॉजिटिव पीस का ही है और पॉजिटिव पीस का मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अभी हाल ही में 5 ई-कॉमर्स एंटिटीज के ऊपर, जिसमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी शामिल है, प्रेशर कुकर जो वो बेच रहे थे उसकी वायलेशन का नोटिस भेजा, क्योंकि वो जो एक कंपलसरी BIS स्टैंडर्ड है उसे फॉलो नहीं कर रहे थे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो इस बात को इंश्योर करता है कि जो भी आर्टिकल, जो भी सामान बेचा जा रहा है वो एक बेसिक क्वालिटी इंश्योर करता है,
सेफ्टी इंश्योर करता है। तो BIS के स्टैंडर्ड्स को ना फॉलो किए जाने वाले प्रेशर कुकर बेचे जा रहे थे इन 5 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, जिसके लिए इन्हें नोटिस दिया गया। मेन मुद्दा होगा CCPA का, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसे 2020 में स्टैब्लिश किया गया है, मतलब ये बहुत पुरानी एंटिटी नहीं है। और इसे स्टैब्लिश किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 का इस्तेमाल करके। उसमें सेक्शन 10 है, उसी के आधार पर CCPA बना। CCPA का काम क्या है? CCPA का काम है कि वो प्रमोट, प्रोटेक्ट और इन्फोर्स करे क्या? कंज्यूमर राइट। इसके लिए अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑप्ट कर रही है, फॉल्स या मिसलीडिंग एड दिखा रही है, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देकर अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रही है, जो कि पब्लिक या फिर कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के यानी कि हितों के खिलाफ है, तो ऐसे किसी भी इनिशिएटिव को या फिर एड्स को क्रैक डाउन करना, उसे रोकना कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। फर्दर CCPA के पास कुछ और भी अधिकार हैं। वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अगर कंज्यूमर राइट को वायलेट किया गया, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑप्ट की गई, तो ऐसा वो सुओ मोटो भी कर सकते हैं, या फिर अगर कोई कंप्लेन मिली या फिर गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे भी ऐसा किया जा सकता है, वो रिकॉल ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सामान या सर्विस मार्केट में बेचा जा रहा है जो अनसेफ है, तो वो कह सकते हैं कि आप इसे तत्काल प्रभाव से वापस लीजिए, चाहे आपको कितना ही नुकसान क्यों ना हो। वो डिसकंटिन्यूएशन ऑर्डर कर सकते हैं। कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट कर रहा है जो मिसलीडिंग है, जिससे कंज्यूमर्स को गलत जानकारी दी जा रही है, तो कहेंगे आप इसे तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए। वो पेनल्टीज भी लगा सकते हैं। अगर इनके डायरेक्शंस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, तो वो पब्लिशर्स पे, मैन्युफैक्चरर्स पे, इंडोर्सर्स पे पेनल्टी लगा सकते हैं कि आपने हमारी बात नहीं मानी है, आपको ये हर्जाना भरना होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगर्स के बारे में है। हम अक्सर स्ट्रीट्स पर बेगर्स को देखते हैं जो आपसे कुछ पैसे या फिर कई बार खाने की मांग करते हैं। आप कई बार एथिकल डिलेमा में फंस जाते हैं। आपके सामने कोई बच्चा होता है और आपको ये बताया जाता है कि बच्चों को पैसे नहीं देने हैं बिकॉज इसके रैकेट्स वर्क करते हैं और आप पैसे देकर उन्हें इंसेंटिवाइज करते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बच्चे को खाना खिलाना चाहिए या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति। आप ऐसी स्थिति में ये जरूर सोचते हैं कि क्या ये सरकार का काम नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाए। आखिर कोई व्यक्ति क्यों मजबूर है कि वो स्ट्रीट पर जाकर किसी से खाने या भोजन की मांग करे? सरकार को इस दिशा में कुछ करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस दिशा में एक प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं। वो जल्दी ही नेशनल स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ बेगर्स हमारे सामने लेकर आएंगे। एक्चुअली में इसके पहले उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ये देखने के लिए कि क्या ये प्लान वर्क करेगा। इस पायलट प्रोजेक्ट को 10 शहरों में लॉन्च किया गया, जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद की जो बेगर्स हैं, क्या उनकी कुछ नीड्स को पूरा किया जा सके, उन्हें किसी ऐसी जगह लेकर जाकर रिहेबिलिटेट किया जा सके जहां पर उनकी बेसिक नीड्स पूरी हों। इसमें बेसिकली ये किया जा रहा था कि उन्हें हम पहले तो आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बेगरी में इन्वॉल्व हैं, उन्हें मोबिलाइज किया जाए एक जगह पर किसी भी तरीके से, कोशिश की जाए कि उन्हें बेसिक हाइजीन मिले। अगर वो बीमार हैं, उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है तो वो दी जाए। अब जो व्यक्ति अपनी फूड के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो अपनी मेडिकल नीड्स को कैसे ही पूरा करेगा। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन किया जाए ताकि उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके, उनकी काउंसलिंग की जा सके। अगर वो कुछ और बेहतर करने की स्थिति में है तो उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए। फर्दर उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए किसी ऐसी जगह पे जहां उन्हें सड़कों पर ना जाना पड़े महज खाने के लिए। फर्दर स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज, लोकल अर्बन बॉडीज और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ये सभी मिलकर इस पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे। प्लान यही है, जो अभी पायलट प्रोजेक्ट चला था उसी के आउटकम को एनालाइज करके नेशनल स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगर्स ये तैयार किया जाएगा। स्कीम को स्माइल स्कीम के तहत बनाया जाएगा। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए भी एक सेपरेट स्कीम लाने का प्लान है, क्योंकि उन्हें भी बेगरी में इन्वॉल्व देखा जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 के बारे में है। हाल ही में रिलीज हुआ। किसने रिलीज किया? आइडिया ने, वो मोबाइल वाली कंपनी नहीं। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इसे ही शॉर्ट में लिखा जाता है आइडिया। ये देखते हैं कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी का क्या स्टेटस है, 2015 के बाद उसमें क्या बदलाव आए हैं। ये दुनिया भर में सरकारों को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में वो ऐसी कंट्रीज को भी शामिल करते हैं जो डेमोक्रेसी तो है लेकिन बैकस्लाइड कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत अथॉरिटेरियनिज्म वहां पर आ रहा है।
नॉन डेमोक्रेटिक में दो फॉर्म्स आते हैं, हाइब्रिड और अथॉरिटेरियन रिजीम। हाइब्रिड जहां पर थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स भी देखे जाते हैं, और अथॉरिटेरियनिज्म जहां पर डेमोक्रेसी को लगभग खत्म कर दिया गया है। तो हाइब्रिड और अथॉरिटेरियनिज्म दोनों ही आ जाते हैं नॉन डेमोक्रेटिक में। क्या निकल के आया? 2020 में जितने देश डेमोक्रेसी की ओर जा रहे हैं, उससे ज्यादा डेमोक्रेसी से दूर जा रहे हैं। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, वो भी अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स अपना रही हैं। ब्राजील और इंडिया को ऐसे देशों की सूची में शामिल किया गया जो वरिंग एग्जाम्पल हैं बैकस्लाइडिंग के, जहां पर डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स कमजोर पड़ रहे हैं। फर्दर, इंडिया अभी भी मिड लेवल परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी की कैटेगरी में है, जहां पर डेमोक्रेसी बहुत थ्राइविंग नहीं है, बहुत अच्छी नहीं चल रही है। पेंडेमिक ने नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी काफी डैमेजिंग इफेक्ट डाला है, क्योंकि वहां की सरकारों ने लोगों का वो ध्यान नहीं रखा जो रिक्वायर्ड था। आइडिया की बात करते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 2003 में आइडिया को यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला। वर्तमान में इसे शेयर किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इंडिया इसका मेंबर है। हेडक्वार्टर है स्वीडन के स्टॉकहोम में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आसियान के बारे में है। चाइना ने 1.5 बिलियन का डेवलपमेंटल असिस्टेंस देने की बात की है आसियान को, ताकि वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन स्ट्रेंथन कर सकें और बढ़िया पार्टनरशिप इनहेंस कर सकें या इंश्योर कर सकें। आसियान 1967 में बना था। इसके लिए आया था आसियान डिक्लेरेशन, जिसे कई बार बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी प्रमोट करते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, उन सभी देशों में जो पहले कॉलोनीज थे, बाद में आजाद हुए। मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। सेक्रेटेरिएट है जकार्ता में, इंडोनेशिया के। 10 देश हैं, ये नाम आपको याद रखने हैं, मैं आपके लिए बोलूंगा। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये 10 के 10 देश आपको याद होने चाहिए। आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है। रिविजन करेंगे। मातोसिनोस मैनिफेस्टो लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर इसेंशियल हेल्थ और सेफ्टी एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करता, तो उसके कंप्लायंस को ये डिक्लेयर करता है, या ये करने के लिए कंप्लायंस डिक्लेयर करता है। कुल मिला के गलत स्टेटमेंट है। मातोसिनोस मैनिफेस्टो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्पेस में एक्सेलरेशन के लिए इनिशिएटिव है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस फॉर 2021 प्रथम को मिला, दैट्स ट्रू। टुगेदर फॉर पीस इनिशिएटिव आसियान का है, गलत, ये यूनेस्को का है। आइडिया स्टॉकहोम स्वीडन में है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स ट्रू। आसियान में मेंबर्स हैं चाइना, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार। बाकी सब तो छोड़िए, चाइना ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।